वेलकम बैक टू आवर चैनल वीर स्टोरीज। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। जब 116 कंपटीशन में भाग लेना होगा। अब तक आपने पढ़ा कि सर्च इंजन पर कुछ देखने की वजह से कशिश रणविजय के साथ थोड़ा सा ऑकवर्ड बिहेव कर रही थी, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। अब आगे कशिश रणविजय की आवाज में थोड़ी सी उदासी महसूस कर सकती थी, जिसके वजह से उसे काफी गिल्ट महसूस हुआ। तो उसने टॉपिक बदलते हुए कहा, आज रितिका ने मुझे फोन किया था, तुमने कहा है कि मैं कियारा के साथ परफ्यूम कंपटीशन ज्वाइन करूं। रणविजय के हाथ स्लोली उसकी कमर पर रिलैक्स हो गए और उसे अपनी बाहों में आराम करने दिया, और वह बोला, इस मौके का फायदा उठाओ और जो वह परफ्यूम की रेसिपी की चोरी का इल्जाम था उसे हमेशा के लिए सेटल कर दो। ये सुनकर कशिश ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, तो ये तुम्हारा मकसद था ये करवाने का? हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जीत सकती हो? ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे डिसीजन की वजह से रितिका उदास हो गई है। ये सुनकर रणविजय ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, वह चाहती है कि मैं उसके लिए कनेक्शंस लगाऊं। कशिश हिचकिचाते और फिर ना में सर हिलाते हुए बोली, रितिका नेपोटिज्म को सपोर्ट नहीं करती है, मगर जब उसके पास रिसोर्सेस है तो क्या उसे पूरी तरह से इस्तेमाल न करना रिग्रेटफुल नहीं होगा? ये कहकर कशिश पोज हुई और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम उसके लिए कनेक्शंस लगाओगे? मैं उसके लिए ऐसा कुछ क्यों करूंगा, वह तुम थोड़ी हो। ये सुनकर कशिश अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए और उसे अपने दिल में एक ओवरवेल्म महसूस हुई, और उसने कहा, लगता है कि मुझे अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है ताकि मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब कर सकूं, क्योंकि तुम तो कनेक्शंस लगाओगे नहीं, उसके बाद मैं ऑफिशियली तुम्हारी कोवर्कर बन जाऊंगी, राइट? हाँ, ये बात मुझे काफी पसंद आई। एक बार कंपटीशन खत्म हो जाए तो डायरेक्ट हो मेरे पास आना और मेरी स्पेशल असिस्टेंट बन जाना। ओके, स्पेशल असिस्टेंट, निशांत की तरह? रणविजय की आंखें ये सुनकर डिप हो गई और उसने झुकते हुए उसके हल्के से होठों पर किस करते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि निशांत और मैं ऐसे रह सकते हैं? कशिश ने पलके झुकाए और एक शर्म की लाली उसके पूरे चेहरे पर फैल गई और वह अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाए। उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा, लोग कहते हैं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कुछ स्पेशल है और उन्हें लगता है कि तुम दोनों के बीच वह सब भी नॉर्मल बात है जो हमारे बीच में होता है। ये सुनते ही रणविजय का चेहरा तुरंत डार्क हो गया, तो किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कशिश ने रणविजय की कमर को धीरे से सहलाते हुए कहा, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, और उसके अलावा मैं तुम्हारी स्पेशल असिस्टेंट नहीं बन पाऊंगी क्योंकि मेरे पास अपनी कंपनी है चलाने के लिए। ये सुनकर रणविजय ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए मुंह बनाकर कहा, तुम मुझसे भी ज्यादा बिजी हो। एक बार कंपनी स्टेबल हो जाए उसके बाद मैं पूरे में दिल से सक्सेना परिवार से बदला लूंगी। ये सुनकर रणविजय मुस्कुराते हुए बोला, यह मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो कशिश भी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ और भी ज्यादा डिप सुनना चाहते हो? बोलो। आई होप कि तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम्हारी वाइफ बनना है और मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे साथ करनी है। वह स्लोली बोल रही थी, उसकी आवाज बिल्कुल धीमी और एक क्लियर थी। उसकी आंखें रणविजय की तरफ तारों की तरह चमकते हुए देख रही थी और उसके चेहरे पर एक इम्प्रिंटेड सिंसियरिटी और अफेक्शन था जो झूठ तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। वही रणविजय जैसे उसकी बातें सुनकर कुछ सेकंड के लिए शोक में चला गया और फिर अचानक से झुकते हुए उसे किस करने लगा। वह ऑलमोस्ट उसे पागलों की तरह किस कर रहा था, जैसे वह इस वक्त उसे जिंदा निगल जाना चाहता हो। तुम हमेशा मुझे पागल कर देती हो। एक पैशनेट किस के बाद रणविजय उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आवाज भारी और ऑब्वियसली थोड़ी सी हार्श थी, जैसे वह अपने अंदर की फीलिंग्स को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। कशिश भी लंबी लंबी सांस ले रही थी और धीरे धीरे उसने अपना चेहरा रणविजय के चेस्ट में छुपा लिया। रणविजय ने भी उसे टाइटली पकड़ लिया और दोनों के दिलों की धड़कन बढ़ चुकी थी। भले ही कियारा के नाम का स्कैंडल क्लियर हो चुका था और इससे मल्होत्रा ग्रुप पर बहुत ही कम असर पड़ा था, लेकिन कुछ इन्वेस्टर अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहते थे, जिसकी वजह से उनके कुछ ऑर्डर उनके हाथ से निकल चुके थे। क्लब से निकलते हुए हर्ष आकर कार की बैक सीट पर बैठा और वह अपना सर मसाल रहा था और उसका चेहरा कोल्ड था। वह कभी इस हद तक ऑर्डर्स हो या फिर इन्वेस्टमेंट लेने के लिए इतना सोशलाइज नहीं हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लोग कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, वह लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। हमें इसके लिए ही ग्रेटफुल होना चाहिए और उसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। हमें इन्वेस्टर के सामने ये प्रूव करना होगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट वाला डिसीजन बिल्कुल सही है। एक बार इन्वेस्टर्स को हम पर भरोसा हो जाए तभी वह हमें और भी इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार होंगे। हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को इस वक्त अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। ये वह शब्द थे जब जो कशिश ने कहे थे पहली बार मल्होत्रा ग्रुप की मीटिंग में आने के बाद। वह उस वक्त बस 23 साल की थी, मगर उसने ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाया था। उस वक्त भी हर्ष अपना सब कुछ खोने वाला था, लेकिन वह हमेशा उसके साथ थी और हर एक टफ टाइम में उसकी मदद कर रही थी।
जब हर्ष यही सब सोच रहा था तभी अचानक उसका फोन बजा और वह रिंगटोन एक्सक्लूसिवली उसने कियारा के लिए लगाई हुई थी। उसने इंडिफरेंटली अपने फोन की तरफ देखा लेकिन कॉल उठाया नहीं और काफी वक्त तक गाड़ी में रिंगटोन बजती रही। थोड़ी देर बाद रिंगटोन अपने आप रुक गई। 20 मिनट बाद हर्ष के प्राइवेट विला में जैसे ही हर्ष रूम के अंदर एंटर हुआ उसने अपनी टाई खोली और आदत के अनुसार बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर चला गया तो उसे एक लड़की बाथटब में लेटी हुई दिखाई दी। उस बाथटब के पानी के सरफेस पर गुलाब की पंखुड़ियां फैलाई हुई थी जिसकी वजह से उसके अंदर लेटी हुई लड़की की स्किन और भी फेयर और स्मूथ नजर आ रही थी और एक रेड वाइन की बोतल एक वाइन ग्लास के साथ साथ टब के बगल में रखी हुई थी। कियारा जो अपनी आंखें बंद करके बाथटब के पीछे की तरफ झुकी हुई थी, उसने जब वह किसी के अंदर आने का एहसास हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। हर्ष तुम वापस आ गए, कियारा की आवाज सॉफ्टली वहां पर सुनाई दी और वह धीरे धीरे बाथटब से खड़ी हुई। उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था और उसकी स्किन पर अभी भी थोड़ा सा झाग और कुछ रेड रोज पेटल्स लगे हुए थे। हर्ष की आंखें उसे देखकर थोड़ी सी फ्लिकर हुई और उसने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम आज रात यहाँ जरूर वापस आओगे। कियारा बाथटब से बाहर आई, उसके पतले हाथ जिन पर पानी कुछ बंदे अभी भी लगी हुई थी, उसने उन हाथों को उठाया और हर्ष के गले के आसपास लपेटकर उसकी बॉडी को टाइटली उसकी बॉडी से प्रेस करने लगी। हर्ष हैरान हो गया और फिर उसने स्लोली अपने हाथ कियारा की सॉफ्ट कमर पर रख दिए। कियारा ने अपने लिप्स हल्के से ऊपर उठाया और उंगलियां पर खड़े होते हुए हर्ष के होठों पर किस कर लिया और बोल्डली अपनी टंग को निकालते हुए बार बार उसे चिढ़ाने लगी और फिर एक हाथ से हर्ष की शर्ट के बटन खोलने लगी। वह कितनी प्रोटेक्टिव, कितनी सेडिक्टिव थी। जब एक लड़की खुद चलकर उसके कितने करीब आ रही है तो एक आदमी खुद को कैसे और कब तक कंट्रोल कर सकता था। उसके वार्म और सॉफ्ट हाथ हर्ष की चेस्ट पर घूम रहे थे जिसकी वजह से हर्ष की बॉडी थोड़ी सी टेंस हो गई। कियारा उसे और भी पेशेंटली किस कर रही थी और वही शराब के असर की वजह से हर्ष भी उसके साथ खोने लगा। वह थोड़ा सा झुका और कियारा को उठाते हुए बाथरूम के बाहर आया। वो दोनों बेड पर एकदम एक दूसरे के नजदीक थे। उनकी सांसें तेज और पैशनेट थी। क्रिया हर्ष को पैशनेटली किस कर रही थी और जल्दी जल्दी उसकी बेल्ट निकाल रही थी। हर्ष भी उतनी ही तेजी के साथ तो उसे रिस्पॉन्स कर रहा था, लेकिन जब भी कियारा ने उसका नाम उसके कान के पास आकर सॉफ्टली लिया तो उसकी बॉडी अचानक से जम गई। जो हाथ कियारा की कमर पर थे वह धीमे हो गए और उसने अपने हाथ पीछे खींच लिया। मुझे कुछ काम है, तुम्हें भी आराम करना चाहिए, इतना कहकर हर्ष वहां से जाने लगा, जिसे देखकर कियारा को काफी ज्यादा पैनिक महसूस हुआ और उसने तुरंत बेड से उठते हुए हर्ष को पीछे से गले लगाते हुए कहा, हर्ष क्या तुम गुस्सा छोड़ नहीं सकते? जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं मानती हूँ कि मुझे कशिश से थोड़ी जलन होती है, मैं उसे अपनी बहन मानती थी और मगर इतने सालों में उसने कभी मुझे अपनी छोटी बहन नहीं माना और वह बार बार मुझे रिजेक्ट करती रहती है और भले ही मैं उसका अच्छा चाहूंगा अगर फिर भी वह मुझसे कोल्डली ही पेश आती है और मुझे हमेशा खुद से दूर कर देती है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी और तुम्हें उससे छीन लिया। मैं इसके लिए उससे माफी मांग सकती हूँ, इसमें मेरी गलती थी, मगर मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे उसे नुकसान हो। हर्षद तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारी यह चुप्पी और यह बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम जानते हो ना कि मुझे तुमसे दूरी अच्छी नहीं लगती है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि आज पूरा दिन मेरा कैसे काटा। हर्ष ने ये सुनकर अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। अगर उसने ऐसा ही भरोसा उस वक्त कशिश पर कर लिया होता तो शायद उनके रिश्ते आज ऐसे नहीं होते और वह लोग अलग ही नहीं होते। किस तरह से उसके ना भरोसा करने की वजह से कशिश को कितनी तकलीफ हुई होगी, इस बारे में सोचकर ही उसे काफी उदासी और हेल्पलेसनेस फील हो रही थी। भरोसा? कियारा, क्या मैंने तुम पर काफी भरोसा नहीं किया है? ये सुनकर कियारा ने रोते हुए हर्ष को और भी टाइटली गले लगाते हुए कहा, तुमने किया है, इसलिए प्लीज हर्ष मुझ पर इसी तरह भरोसा करते रहो। मुझे सिर्फ बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। हर्ष थका हुआ था लेकिन कियारा के रोने की आवाज सुनकर उसके दिल की एक धड़कन छूट गई। वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह धीरे से पीछे मुड़ा और जैसा कि उसने सोचा था कियारा का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वह जानता था कि क्या हुआ था, वह जानता था कि वह किस प्रेशर में है। लेकिन हर्ष ने बेड से ब्लैंकेट उठाया और उससे कियारा को कवर कर दिया और एक गहरी सांस ली जैसे उसने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो और कहा, कियारा तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ क्यों नहीं देती? ये सुनते ही कियारा का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया और आंसू से भीगा हुआ चेहरा डार्क होने लगा। इस इंडस्ट्री में लोग हर रोज तुम्हें क्रिटिसाइज करने का या फिर तुम्हारे खिलाफ कोई गलती निकालने का मौका ढूंढते रहेंगे। तुम्हारी कोई छोटी सी भी गलती वह लोग 100 गुना ज्यादा बड़ी करके दिखाएंगे। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम इंटरनेट इंडस्ट्री छोड़कर बिना किसी चिंता के मेरे साथ रहो? मैंने आज नोटिफिकेशन देखी, 3 महीनों के बाद एक परफ्यूम कॉन्ट्रैक्ट है और विनर सक्सेसफुली रावत कमर्शियल ग्रुप में शामिल हो सकता है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि तुम बस अपनी रोज वाली आइडेंटिटी को ही आगे बढ़ाओ? क्या तुमने इतना हार्ड वर्क इसलिए नहीं किया था? हर्ष, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, इस वक्त मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरी दादी माँ बिल्कुल नहीं मानेगी और मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती।
अभी तक मैंने अपना गोल हासिल नहीं किया है। मैं इन छोटे छोटे मुसीबत से डर कर पीछे नहीं भाग सकती। हर्ष, मैं परफ्यूम कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाली हूँ और मैं उसे जीत कर भी दिखाऊंगी। लेकिन जहाँ तक बात रही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने की है, ये बहुत ही अचानक फैसला है। क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दोगे इस बारे में सोचने के लिए? प्लीज हर्ष। हर्ष ने उसकी तरफ सीरियसली देखा और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम थोड़ी देर शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि वर्मा परिवार के हेड का 80th बर्थडे अगले हफ्ते है और हमारा वहां जाना काफी फायदेमंद होगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। कियारा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है, वह मल्होत्रा ग्रुप के सबसे बड़े इन्वेस्टर है और मैं अच्छे से बिहेव करूंगी और तुम्हें बिल्कुल एम्ब्रेस नहीं करूंगी। हर्ष ने उसकी तरफ फिर देखा और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, तुम्हें आराम करना चाहिए, मुझे कुछ काम करना है। उसके बाद वह वहां से चला गया। कियारा ने उसे दरवाजा बंद करते हुए देखा और सफेद चेहरे के साथ बेड पर बैठ गई। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। बेंगलुरु शहर के सबसे रिचेस्ट फैमिली थी वर्मा परिवार, जिनके पुराना घर काफी डाउन टू अर्थ और एक शांत चाम से भरा हुआ था। जो वर्मा परिवार के बड़े थे और जिनका ये बर्थडे था, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उनके घर को पार्टी वेन्यू के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, इसलिए पार्टी एक 5 स्टार होटल में रखी गई थी, जो आजकल के यंग लोगों के टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल सूटेबल थी। भले ही यह एक बूढ़े इंसान की बर्थडे पार्टी थी, लेकिन इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के सामने होते हुए सब लोग इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे वर्मा परिवार के नजदीक जाने के लिए। एक के बाद एक लग्जरियस गाड़ियां एंट्रेंस पर आकर रुक रही थी। बिजनेसमैन चमकदार परफेक्ट सूट्स में और कुछ फेमस सेलिब्रिटीज भी होटल के अंदर एंटर कर रहे थे। रिपोर्टर्स अपने हाथ में कैमरा लिए हुए लगातार गवर्नमेंट ऑफिशियल, मूवी स्टार्स, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के सितारे और भी कई फेमस लोगों के फोटोज खींचे जा रहे थे और जिन्हें वह शायद यहाँ के अलावा जिंदगी में दोबारा कभी देखा भी नहीं पाएंगे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। च 117 पार्टी में कशिश सबसे अलग। अब तक आपने पढ़ा कि जहां कशिश और रणविजय एक साथ खुश थे और परफ्यूम कंपटीशन में जाने की तैयारी हो चुकी थी, वही जल्दी ही वर्मा परिवार के बड़े इंसान का बर्थडे आ गया था। अब आगे, वर्मा परिवार बेंगलुरु शहर का सबसे अमीर परिवार था, जिसकी वजह से उस बर्थडे पार्टी में कई सारे ऐसे लोग दिखाई दे रहे थे जो नॉर्मल जिंदगी में नहीं नजर आते थे। इसलिए रिपोर्टर्स लगातार हाथ में कैमरा लिए एक के बाद एक फोटोज खींचे जा रहे थे। वर्मा परिवार बहुत ही बड़ा बिजनेस रखता था और बिजनेस वर्ल्ड में काफी ज्यादा हाई स्टैंडिंग रखना था। ये पार्टी इतनी ग्रैंड थी कि यह एक अनप्रेडिक्टेड शिल्डिंग की तरह डिस्क्राइब की जा सकती थी। ओल्ड मिस्टर वर्मा के पोते आदित्य काफी ज्यादा हेडलाइंस में रहते थे और यह घर के लिए तो बहुत हाइपस और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था, जिसकी वजह से ओल्ड मिस्टर वर्मा यानी कि शंकर वर्मा को ज्यादा मीडिया रिपोर्टर्स अच्छे नहीं लगता थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो मीडिया रिपोर्टर्स थे वह बस बाहर होटल की लॉबी में इंतजार कर सकते थे और कोई भी जुस्सी खबर पता लगाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उन्हें अंदर जाना अलाउड नहीं था। कशिश और रणविजय एक दिन पहले ही वहां पहुंच चुके थे और कल से ही होटल में रुके हुए थे। पार्टी शुरू होने वाली थी तो कशिश, रणविजय, रितिका और कार्तिक जो उनके साथ आ गया था, वह लोग अपने अपने होटल रूम से निकले और एक साथ पार्टी हॉल की तरफ बढ़ गए। थोड़े वक्त में वह लोग आदित्य वर्मा से टकराया जो उनकी वाइफ सुनीता के साथ सेम फ्लो पर थे। भले ही उन दोनों के कशिश और रणविजय की उम्र के ही बच्चे थे, मगर फिर भी वह लोग हमेशा की तरह चार्मिंग और यंग लगते थे। डिजाइनर सूट पहने हुए आदित्य वर्मा एक कोल्ड और डिस्टेंस वाइब दे रहे थे और उनके बगल में खड़ी खूबसूरत लेडी जिनके लंबे बाल निकली बन में बंधे हुए थे और उन्होंने एक सिंपल शैंपेन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके साथ उन्होंने अपने कानों में डेलिकेट पर्ल इयरिंग पहनी हुई थी और उनके पास से एक इंटेलेक्चुअल और एलिगेंट ऑरा निकल रहा था। कशिश अपनी आंखों में चमक लिए हुए आगे आए मिस्टर आदित्य वर्मा और उनकी वाइफ सुनीता को ग्रिट करने के लिए। सुनीता ने कशिश को देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया, मगर आदित्य ने वैसे रेस्पॉन्ड नहीं किया और पूछा, आप यहाँ? आदित्य की आंखों में सिर्फ उनकी वाइफ ही उनकी अटेंशन के लायक थी। कशिश ने कहा, आई एम रियली सॉरी, जो पहले हुआ था मुझे जल्दी आकर मिलना चाहिए था। वह कोई बड़ी बात है नहीं है, मैंने इतने सालों में इससे भी बुरी खबरें देखी और मुझे अब इसकी आदत हो गई है। ये सुनकर एक एम्बारासमेंट कशिश के चेहरे पर दिखाई दी तो रणविजय ने एक आईब्रो उठा ली और फिर अपनी नजरें मिस्टर आदित्य की तरफ करते हुए बोला, परफेक्ट, अच्छी बात है कि आपको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अभी कुछ इश्यूज सॉर्ट आउट करने हैं। ये सुनकर सुनीता मुड़ी और रणविजय और आदित्य की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, तो फिर आप लोग अपना वक्त लीजिए, हम पहले यहाँ से जाते हैं, हम लेडीज को काफी बातें करने होती है। आदित्य वर्मा ने अपना मुंह खोला अपनी वाइफ को रोकने के लिए, मगर उनकी वाइफ उन्हें रणविजय के साथ छोड़कर कशिश को वहां से अपने साथ लेकर चली गई। वह पार्टी हॉल हैंडसम आदमियों और खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ था जो एक बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट लग रहे थे, मगर कशिश आज रात पार्टिकुलरली उनमें स्टैंड आउट नहीं कर रही थी। कशिश अपने व्हाइट सूट में थोड़ा पार्टी से अलग अलग लग रही थी। उसने व्हाइट सूट के साथ साथ यूआईटी विल लाइक द ट्राउजर और मैचिंग लॉन्ग कोट पहना था। उसके बाल उसके शोल्डर पर बिखरे हुए थे और वह फ्रेश और एफिशिएंट लग रही थी, मगर इस माहौल के लिए ये लुक बिल्कुल सही नहीं था।
उसकी एंट्रेंस की वजह से कई लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया नहीं और न ही हर बार की तरह अटेंशन अट्रैक्ट हुआ, जिसकी वजह से कार्तिक जो उसके बगल में खड़ा था वह थोड़ा डिसअपॉइंट नजर आ रहा था। कशिश, तुमने एक खूबसूरत सी ड्रेस क्यों नहीं पहनी? देखो तो यह ओकेजन पर सारी लड़कियां रिवीलिंग ड्रेस पहनकर आए हैं और तुम ऐसे कपड़े पहनकर आए हो जैसे तुम किसी बिजनेस मीनिंग टीम के लिए आए हुई हो। तुम्हें इस पार्टी में अपने आप को शो ऑफ करना चाहिए था। देखो तो रितिका की तरफ, मतलब क्या तुम लड़की नहीं हो? तुम दोनों ही एक ही जैसे कपड़े पहन के आती हो। कार्तिक ने ऋतिक की कंजर्वेटिव डार्क ब्लू ड्रेस को देखा और हेल्पलेसली नामे अपना सर मसाला। ये दोनों दोस्त एक जैसी है। तुम लोगों के पास इतना अच्छा फिगर और अच्छी खूबसूरती है जिसे तुम लोग वेस्ट करने पर तुले हुए हो। ये सुनकर कशिश ने नामे सर हिलाया और उसकी बात से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सुनीता अपनी आंखों में एडमिरेशन लिया कशिश को देख रही थी। यह एक स्मार्ट लड़की है। सुनीता की आंखें चमक रही थी, लेकिन फिर वह थोड़ी सी उदास हो गई। कितनी बुरी बात है, अगर वह और रावत परिवार के यंग मास्टर एक दूसरे को पसंद नहीं करते होते तो कशिश उनके बेटे के लिए परफेक्ट मैच होती, लेकिन लगता है कि उनकी बेटी की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। वह अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट में गहरी सांस छोड़ने से रोक नहीं पाए, जिसकी वजह से कशिश का अटेंशन उनके ऊपर चला गया और उसने पूछा, मैं क्या आप ठीक है? सुनीता ने नामे सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक उसी वक्त पार्टी हॉल के एंट्रेंस पर थोड़ा सा शोर शराबा होने लगा। सब लोगों ने उस तरफ मुड़कर देखा तो एक आदमी और एक औरत दोनों अंदर आए। वह आदमी टोल, हैंडसम और ब्लैक सूट में एक ग्रेसफुल ऑरा एग्जीक्यूट कर रहा था और उसके बगल में खड़ी लड़की जिसने एक रेड ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी पतले पैर रिवील हो रहे थे उसके हर के कदम के साथ। उसका मेकअप फ्लॉलेस था और उसकी स्माइल बिल्कुल चार्मिंग। वह हर्ष और कियारा थे। कशिश ने कॉलेजली उनकी तरफ देखा और दूसरी तरफ नजरें घुमा ली। एक मजाक उसकी आंखों से होकर गुजर गया। वही सुनीता की आंखें कुछ सेकंड तक कियारा के ऊपर टिकी रही और उनकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। जिस मोमेंट कियारा ने पार्टी हॉल में कदम रखा उसने दूर से ही कशिश को देख लिया था और आज रात का उसका आउटफिट देखकर वह अपने आप को घमंड करने से रोक नहीं पाई। उसे लगा कि कशिश हमेशा ही ऐसे ही रही है, कभी उसकी तरह अच्छी नहीं हो सकती। वहीं जब हर्ष ने कशिश को देखा तो उसका चेहरा भी स्टिफ हो गया और वही पार्टी ऑफिशियली शुरू होती उससे पहले कशिश ने एक वाइन की ग्लास ली और पार्टी हॉल के साइड में जो बालकनी थी वहां खड़े होकर शाम की हल्की हवा को एंजॉय करने लगी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे जिसकी वजह से एक भीनी सी खुशबू वहां पर फैल रही थी। कशिश, जानी पहचानी आवाज पीछे उसे सुनाई दी। कशिश ने हल्की सी अपनी आईब्रोज उठाए और धीरे से पीछे मुड़कर देखा। हर्ष ऑलरेडी उसके साइड में खड़ा था और उसकी तरफ इंटेंशनली देखे जा रहा था। उन्होंने एक दूसरे को कुछ दिनों पहले ही देखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कितने साल बीत गए हो। जब से उनका ब्रेकअप हुआ था वह एक दूसरे से बहुत ही कम मिलते थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कशिश के एक्सप्रेशन शांत थे और उसका आउटफिट उसकी टोल फिगर को शो ऑफ कर रहा था। उसका चेहरा इंडिफरेंस और सख्त एक्सप्रेशन से भरा हुआ था। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? क्या ये तुम्हारा घर है? कशिश की यह बात सुनकर हर्ष ने अपने होंठ दबा लिए और उसने उसके बालों की तरफ देखा जो हवा की वजह से उड़ रहे थे और उसके एक्सप्रेशन थोड़े से बदले। जो पिछली बार कॉलेज में इंसिडेंट हुआ था सेलिब्रेशन के टाइम पर, उसके लिए मैं कियारा की बिहाफ पर माफी मांगता हूँ, मगर उसने कहा कि वह जेन्युइनली तुम्हारा बारे में चिंता में थी, इसलिए उसने सक्सेना परिवार को गलती से फोन कर दिया था और उसका तुम्हें बेइज्जत करने का कोई इरादा नहीं था। कशिश ये सुनकर सार्कास्टिकली मुस्कुराए और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए क्लियर ग्लास को देखते हुए बोले, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास किसी तरह की प्रिविलेज है जो तुम उसके बिहाफ पर आकर माफी मांगोगे तो मुझे तुम्हें माफ कर देना होगा। तुम्हारी कियारा हमेशा ही कितनी काइंड, इनोसेंट और मासूम होती है, वह कैसे मुझे फंसा सकती है और मुझे बेइज्जत कर सकती है? ये कहते हुए कि मेरा हरीश के साथ कोई अफेयर चल रहा है या फिर मैं बुरी कैरेक्टर की लड़की हूँ? कशिश, कियारा ने एक्सप्लेन किया है, शायद सचमुच कोई गलतफहमी हुई है। हर्ष कंफ्यूज नजर आ रहा था। उसकी खुद की बातें उसे ही कन्विंस नहीं कर पा रही थी, लेकिन कैसे वह इस झगड़ा को आगे बढ़ने दे सकता है? सच में यह कोई गलतफहमी है? उसने एकदम जिद पकड़ ली थी और वह इंसिस्ट कर रही थी कि मैं हरीश के साथ एक ही कमरे में थी। यह गलतफहमी नंबर 1 थी। वह लोगों का एक झुंड लेकर आई थी मेरा दरवाजा पीटने के लिए, ताकि मेरे साथ अगर कुछ हुआ हो तो मैं पूरे कॉलेज के सामने बदनाम हो जाऊं। ये गलतफहमी नंबर 2 थी और उसने सक्सेना परिवार को एडवांस में ही फोन कर दिया था और मुझे उनके हाथों थप्पड़ पड़ गया। वह ये गलतफहमी नंबर 3 थी और उसके ऊपर से जो पुराने सारे इंसिडेंट थे। इतना कहते हुए कशिश रुकी और डेविल स्माइल के साथ बोली, शायद मेरा कल कियारा के साथ झगड़ा है और हमारे बीच में कुछ ज्यादा ही गलतफहमियां हैं, लेकिन जो इनजस्टिस उसने सफर किया है मेरी तरफ से वह तो तुम्हें कभी गलतफहमी नहीं लगी। तो तुम्हारी नजरों में हमेशा से मैं ही बुरी थी। चाहे बुरा मेरे साथ हो या फिर कियारा के साथ हो, गलती मेरी ही होती है और मुझे ही गलतफहमी हुई होती है, राइट? उसकी टोन में इंडिफरेंट थी, बिना किसी लाग लपेट के, मगर हर्ष के कानों के लिए वह सरकेजम और मजाक से भरी हुई थी। कशिश, मेरा वह मतलब नहीं था। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम एक बुरी इंसान हो।
ये सुनकर कशिश ने ना में सर हिलाते हुए कहा, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? इस बात से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कियारा, सक्सेना परिवार और तुमने भी मुझे जो दिया है और मेरे साथ जो किया है वह मैं सूद समेत वापस लौटाऊंगी। तुम भी नहीं बचोगे इन सब से। और अगर कियारा को मुझसे कम्पीट करने में मजा आता है ना तो उसे करने दो कम्पीट, क्योंकि जहां वह जाएगी और जो भी उसे चाहिए होगा मैं मेक श्योर करूंगी कि वह उन चीजों से हाथ धो बैठे और हर जगह हार कर ही लौट कर वापस आए। और जितनी ऊंचाई पर वह चढ़ी है ना जीतकर, उतनी ही बुरी तरह मैं उसे वहां से नीचे फेंकूंगी ताकि उसे हार का स्वाद पता चले। इतना कहकर वह हर्ष के गुस्से भरे और सख्त एक्सप्रेशन इग्नोर करते हुए जाने के लिए मुड़ी। और हाँ, कशिश अचानक से रुक गई और मुड़कर हर्ष की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, क्या तुम इस बार कियारा को अपने साथ मदद के लिए लेकर आए हो ताकि वह मल्होत्रा ग्रुप की मदद करे वर्मा परिवार को मनाने में? वर्मा परिवार का इन्वेस्टमेंट काफी टेम्पटिंग है। मुझे लगता है कि अगर स्पॉटलाइट ब्यूटी को भी इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाए वर्मा परिवार की तरह से तो पक्का हम लोग नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएंगे, है ना? काफी मजा आएगा। ये सुनकर हर्ष हैरान हो गया और उसने कशिश का हाथ पकड़ते हुए भारी आवाज में कहा, तो तुम यहाँ पर स्पॉटलाइट ब्यूटी की मदद करने आए हो वर्मा परिवार की इन्वेस्टमेंट हासिल करने में? क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आती है? कशिश ने कहा। तो हर्ष की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसकी आंखों में स्ट्रेंजर लुक लिए हुए कशिश की तरफ देखते हुए उसने डांटते हुए कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्मा परिवार की इन्वेस्टमेंट मल्होत्रा ग्रुप के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। कशिश ने उसका हाथ अपने हाथों से हटाया और उसकी तरफ कोल्डली देखते हुए बोली, इसका मेरे से क्या लेना देना है? मल्होत्रा परिवार सक्सेसफुल हो या फिर भाड़ में जाए मेरी बला से। इतना कहकर कशिश मुड़ी और वहां से इंडेफिनिटली निकल गई। और थोड़े ही वक्त में पार्टी ऑफिशियली शुरू हो गई। ओल्ड मिस्टर वर्मा अपने केन के सहारे झुके हुए किसी तरह मदद से चेयर पर बैठे। उनकी बुढ़ी उम्र के बावजूद भी उनके आसपास अभी भी वैसे ही अथॉरिटी वाला डेमोनोर था और वह वाइब्रेट आंखें एक अजीब सा एटीट्यूड सबको दे रही थी। जैसे जैसे लोग अपनी अपनी सीट पर बैठने लगे ये क्लियर हो गया कि ओल्ड मिस्टर वर्मा को शोर शराबे वाला माहौल बिल्कुल नहीं पसंद है और ना ही उन्हें नई पार्टी स्टाइल्स बिल्कुल अच्छे लगते थे। सिंगिंग और डांसिंग जैसा एंटरटेनमेंट उन्हें खुश नहीं कर सकता था और उनकी पोता बहू होने के नाते सुनीता जी को बहुत अच्छे से पता था कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। इसलिए आज रात की पार्टी में होस्ट ने स्पेसिफिकली एक थिएटर ग्रुप को इन्वाइट किया था पुराना क्लासिकल डांस करने के लिए। वहां पर जितने भी यंग लोग मौजूद थे वह लोग ज्यादा क्लासिकल डांस के बारे में नहीं जानते थे और न ही उन्हें पसंद थी। वह बस वहां पर बैठकर अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ओल्ड मिस्टर वर्मा को ये बहुत अच्छा लग रहा है तो किसी में भी उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं थी। वही कियारा जो फ्रंट रो में बैठी हुई थी क्लियरली इन सब चीजों से बिल्कुल इम्प्रेस और खुश नहीं थी। उसके ओपिनियन में वह डांसर्स बहुत ही ज्यादा थर्टिकल थे। उनके डांस के स्टेप बिल्कुल भी आर्टिस्टिक नहीं थे और फ्रंट रो में बैठने की वजह से उन डांसर के कदमों के आहट और घुंघरू की आवाज की वजह से उसके सर में दर्द होने लगा था। अपनी बोरियत में उसने फ्रंट रो के बगल में ही बैठे कशिश को देखा जिसके साथ रितिका और कार्तिक भी थे। उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। इतने सालों में कशिश सिर्फ कुछ अमीर लोगों को जानती थी, वह भी रितिका के जरिए। क्या कशिश बिना रितिका की मदद के कुछ अजीब कर पाती? ठीक उसी वक्त मिस्टर आदित्य वर्मा और रणविजय भी वहां पर आ गए और वह लोग कशिश की साइड पर जाकर बैठ गए। कशिश के राइट में रितिका थी और लेफ्ट साइड में सुनीता जी। मिस्टर आदित्य वर्मा आए और उन्होंने सुनीता जी के लेफ्ट वाली सीट जो खाली थी उस पर बैठ गए और उन्होंने एक दूसरे को देखकर हल्की स्माइल दी। मिस्टर आदित्य वर्मा थोड़े से इस तरफ झुके तो सुनीता जी ने उनके कान में कुछ कहा और इसकी वजह से मिस्टर वर्मा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। सुनीता ने कैजुअली उनका कॉलर ठीक किया और फिर ओल्ड मिस्टर वर्मा की तरफ देखा जो कम्प्लीटली परफॉर्मेंस में खोए हुए थे और फिर वह प्रॉपर्ली पीछे बैठकर शो देखने लगी। वही रणविजय को आता हुआ देखकर रितिका नेचुरली एक साइड हट गई और उसने रणविजय को सिट दे दी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 118 कियारा का एक और सपोर्ट। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश रणविजय के साथ बेंगलुरु गई हुई थी ओल्ड मिस्टर वर्मा के बर्थडे पार्टी में जहां कियारा और हर्ष भी पहुंचा जाते हैं। अब आगे रितिका जो कशिश की राइट में बैठी हुई थी उसने जब रणविजय को आते हुए देखा तो उसकी तरफ देखा और नेचुरली अपनी सीट छोड़ते हुए साइड में हट गई। रणविजय कैजुअली कशिश की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया और वही रितिका ने अपनी पीठ सीधी कली कार्तिक से बात करते वक्त जिसकी वजह से कियारा की व्यू ब्लॉक हो गई और उसके पास दूसरी तरफ देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मगर उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। क्लासिकल डांस ऑफ क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका था और ओल्ड मिस्टर वर्मा पूरी तरह से परफॉर्मेंस पर फोकस थे। कशिश ने सामने स्टेज पर चल रहे उस परफॉर्मेंस को देखा जिसके जरिए वह लोग एक श्रापित राजकुमारी और राजकुमार की कहानी को परफॉर्म कर रहे थे और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी थोड़ी बहुत उस राजकुमारी की तरह हो? रणविजय ने थोड़ा सा झुकते हुए उसके कान में कहा। तो कशिश ने जवाब दिया, तुम्हारा मतलब कि मैं एक राजकुमारी हूँ जिसके ऊपर श्राप है? ये सुनकर रणविजय बस हंसा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कशिश बोली, और तुम वह राजकुमार हो जो गलती से मुझसे टकरा गया और जिसने मेरा श्राप खत्म करने में मेरी मदद की।
रणविजय ने नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्या उनकी लव स्टोरी थोड़ी बहुत हमसे नहीं मिलती जुलती है, जैसे हम मिले और एक दूसरे को जाना। ये सुनकर कशिश ने उसकी तरफ देखा तो रणविजय ने उसे एक मीनिंगफुल स्माइल दी और उसके कान में धीरे से बोला, मैं सोच रहा था कि तुम बिल्कुल उस नाटक वाली राजकुमारी की तरह स्मार्ट, ब्यूटीफुल, थॉटफुल और अंडरस्टैंडिंग हो और तुम इतनी कैप्टिवेटिंग हो कि मैं तुम्हारे ऊपर से कभी अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता। कशिश का चेहरा ये सुनते ही तुरंत शर्म से लाल पड़ गया और उसने कहा, तुम ऐसे वक्त पर भी फ्लर्ट कर रहे हो, तुम बहुत बेशर्म हो गए हो। ये सुनकर रणविजय हंसते हुए बोला, लेकिन मैं उस बेवकूफ राजकुमार से थोड़ा सा ज्यादा समझदार हूँ जो उस नकली जादूगरनी के जाल में फंस गया है और उसे राजकुमारी समझ लिया। एटलीस्ट तुम्हारे मामले में तो हूँ मैं इतनी आसानी से ट्रिक में नहीं फंसता और ना ही किसी के झूठ पर भरोसा करूंगा। कशिश स्पीचलेस हो गई। यह आदमी सचमुच कुछ और ही है, ये कितना प्राउड है अपने ऊपर ही। ठीक उसी वक्त वह डांस परफॉर्मेंस खत्म हुआ और अब वक्त था यंग लोगों के लिए। इस पॉइंट पर किसी ने सजेशन दिया, अब जबकि इतनी सारे यंग लोग यहाँ पर आए हुए हैं ओल्ड मिस्टर वर्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और अभी भी काफी जल्दी है, तो क्यों ना हम यंगस्टर्स को थोड़ा सा अपना टैलेंट शो ऑफ करने का मौका दें। ये क्लासिकल डांस सब लोगों को शायद अच्छा नहीं लगा, तो क्यों ना हम आप यंग लोगों की भीड़ में से ही कुछ लोगों को चुने जो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज करें और अपना टैलेंट दिखाएं। कशिश ने ये सुनकर ऊपर देखा और तो उसे एक नॉर्मल से दिखने वाला मिडिल एज आदमी दिखाई दिया, लेकिन उसने उसे पहचाना नहीं, इसलिए उसने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी यंगर ऑडियंस में से कुछ लोग खड़े हुए और उसकी हाँ मिलाने लगे। कशिश ने इस बार भी ज्यादा नहीं सोचा, मगर उस आदमी की नजर तुरंत कशिश के ऊपर गई। उसकी आंखों में थोड़ा सा गुस्सा और नफरत नजर आ रही थी, जिसकी वजह से कशिश इरिटेट होने लगी और वह सोचने लगी कि क्या कोई पर यहाँ पर भी है जो उसे नीचा नहीं समझता, या फिर कोई पार्टी ऐसी होगी जहाँ वह कोई उसके लिए तमाशा ना करे। उसने ऐसे किसी इंसान को कब ऑफेंड कर दिया जो अब वह उससे बदला लेने पर तुला हुआ है। रिसेंटली ग्रैंड पियानो चैंपियनशिप काफी तहलका मचाए हुए हैं। ऑनलाइन और ऑर्गेनाइजर की एक्टिविटीज तो हॉट टॉपिक रही है। मैं हमेशा ही ग्रैंड पियानो चैंपियनशिप को क्लोजली फॉलो करता हूं। वह चैंपियनशिप जो 6 साल पहले कंप्लीट हुई थी, मेरे ओपिनियन में उसकी कंटेस्टेंट ने बिल्कुल फेयर तरीके से जीती थी और कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स ने विनर से ट्रॉफी लेकर उसे तोड़ दिया। ये थोड़ा ज्यादा हो गया था। मुझे भरोसा है कि यहाँ पर भी कई सारे म्यूजिक लवर्स होंगे। अब जब चैंपियनशिप की विनर खुद यहाँ पर प्रेजेंट है, तो क्यों ना उन्हें एक पीस परफॉर्म करने का मौका दिया जाए और यहाँ मौजूद सभी लोग अपने टेस्ट के हिसाब से उनकी स्किल्स को जज करें। ये सुनते ही कशिश तुरंत उस आदमी का मकसद समझ गई है। यह आदमी भी कियारा का ही फैन है और उसे फिर से सबकी नजरों में ऊंचा बनाने और कशिश को बेइज्जत करने के प्लान में है। सेलिब्रिटीज के लिए एक ही फायदेमंद बात होती है कि उनके फैंस हर जगह होते हैं, जो वह किसी ना किसी तरीके से उनका साथ देने के लिए तैयार होते हैं। मैंने कियारा वाले मामले के बारे में पूरा इंटरनेट पर पढ़ा था। ये काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने ग्रैंड पियानो चैंपियनशिप के बारे में सुना था, जिसके ऑर्गेनाइजर्स ने आकर उससे हाथ से टॉफी लेकर ट्रॉफी को तोड़ दिया, क्योंकि उसकी दादी माँ ने इसे इतना बिगाड़ दिया था कि उसने जज को रिश्वत दी कियारा को कंपटीशन जिताने के लिए। 6 साल पहले मैं ज्यादा इंटरेस्टेड उस अफवाह को लेकर जो उसकी बहन के बारे में थी कि उसने कंपटीशन के जज को बहकने की कोशिश की थी। वह तो सचमुच अलग ही कहानी है। ये सब सुनकर कशिश ने टाइटली अपनी आंखें बंद कर ली और फिर आंखें खोलते हुए कोल्ड लुक से उस आदमी को घूरकर देखा जो बोल रहा था। बुरी खबरें बहुत ही जल्दी ट्रैवल करती है। इस आदमी को लगता क्या है ये किस तरह का ओकेजन है जो इस तरह की बातें वह ओल्ड मिस्टर वर्मा के बर्थडे पार्टी में उठा रहा है। इस पॉइंट पर कियारा स्लोली खड़ी हुई और उसने सॉफ्टली कहा, उस वक्त मुझे सचमुच नहीं पता था कि मेरी दादी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। भले ही उन लोगों ने मुझसे ट्रॉफी वापस ले ली है, मगर मैं कभी अपनी दादी माँ को इस बात के लिए ब्लेम नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ वह बस मेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी। ट्रॉफी तो बस एक टोकन थी। वह लोग ट्रॉफी वापस ले सकते हैं, मगर वह लोग मेरे अंदर का टैलेंट नहीं ले सकते जो मेरे पास ऑलरेडी है। आज ओल्ड मिस्टर वर्मा का बर्थडे है और मैं नहीं चाहती कि इस इंसिडेंट के बारे में बातें होकर उनका मूड खराब हो, और मैं नहीं चाहती कि सब लोग इस बात को लेकर जजमेंट करें। अब जब हम लोगों को पियानो कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे पास कोई ज्यादा बड़ा टैलेंट है या नहीं, तो क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाऊं और मैं मिस्टर वर्मा की बर्थडे के ऑनर में एक पीस प्ले करूं। ग्रेट। कियारा की मॉडेस्ट और बिल्कुल एप्रोप्रिएट स्पीच को सुनकर कई सारे लोग तालियां बजाने लगे। भले ही ओल्ड मिस्टर वर्मा के चेहरे पर कुछ अजीब से इमोशन दिखाई दे रहे थे, मगर फिर भी उन्होंने हाँ में सर हिलाया। वही कियारा ने अपनी बात खत्म की और फिर अपनी ब्राइट रेड ड्रेस एक साइड से उठाए और स्टेज की तरफ जाने लगी। तब जाकर सब लोगों ने उसकी सफेद पतली पीठ को नोटिस किया जो उस स्टनिंग ड्रेस में रिवील हो रही थी। ये देखकर मिस्टर वर्मा की भौहें हल्की आपस में सिकुड़ गई, मगर किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वही कशिश अपने आप को मन ही मन हंसने से रोक नहीं पाए। उसका एग्जैक्टली इंटेंशन क्या है जो उसने किसी फैमिली की बर्थडे पार्टी में ऐसी ड्रेस पहनी है जहां 4 जनरेशन एक साथ आने वाली है। वह आगे इतना क्विट और वेल मैनर बिहेव कर रही है। क्या उसे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचेंगे उसे ऐसी ड्रेस में देखकर?
वह काफी ज्यादा सेफ और शो लगा रही थी। ऑब्वियसली अपने टैलेंट को शो ऑफ करने की कोशिश कर रही थी। भले ही वहां पर कोई मीडिया नहीं थी, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि रिपोर्टर्स अंदर नहीं आए थे। और उसके अलावा अगर मीडिया नहीं भी होती तो वहां पर मौजूद बड़े लोगों में से 1 या 2 इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर ही सकती थी, जो उसके लिए काफी बड़ी जीत हो सकती थी। इसलिए क्यों ना वर्मा परिवार के ऊपर ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ा जाए। क्या ऐसा इत्तेफाक होता है? कियारा की नजरें उस आदमी पर गई जिसने ये ग्रैंड पियानो चैंपियनशिप वाला मामला उठाया था और वह उसकी तरफ ध्यान से देख रही थी। ठीक उसी वक्त जो पीस कियारा ने बजाना शुरू किया वह रिचर्ड लैंड ड्रम्स का शो विन अ डिफरेंस था। एक खूबसूरत मेलोडी वहां बैंक्वेट हॉल में गूंजने लगी और पियानो के नोट्स हवा में तैर रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर एक चीयरफुल और कोजी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। जब आखिरी नोट कियारा ने बजाया तो जिस आदमी ने बात उठाई थी उसने सबसे पहले ताली बजाना शुरू की और उसके पीछे पीछे बाकी सब लोगों ने भी। ब्रिलियंट, सो ब्रिलियंट, कितना वंडरफुल म्यूजिक था। मिस सक्सेना, आपकी म्यूजिक स्किल्स सचमुच एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और आप सच में गिफ्टेड हैं। ये सचमुच काफी अच्छा था। मिस सक्सेना, आप कितने वक्त से पियानो बजा रही हैं? कियारा ने सॉफ्टली में मुस्कुराकर खड़े होते हुए कहा, मैंने रिसेंट सालों में काम की वजह से उसे काफी नेग्लेक्ट किया है, मगर अगर सब जोड़ा जाए तो लगभग 16 सालों से। वह सचमुच बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक था। मिस सक्सेना, आपकी स्किल्स के हिसाब से आप टोटली ग्रैंड पियानो चैंपियनशिप जीतने का हक रखती हैं। बिना ग्रैंड पियानो चैंपियनशिप के प्रूफ के भी मिस सक्सेना की स्किल्स हर जगह पहचानी जाएगी। आफ्टर ऑल वह बस एक नकली ट्रॉफी ही थी, असली तो टैलेंट होता है जो आपके पास है। कियारा ने सबको ग्रिट किया और मुस्कुराते हुए अपनी नजरें उस आदमी की तरफ की और धीरे से हाँ में सर हिलाया तो उसकी स्माइल और भी ब्राइट हो गई और वह आदमी भी लगातार हाँ में सर हिलाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी नजरें कशिश की तरफ करते हुए पूछा, मिस कशिश, आपको क्या लगता है अपनी बहन के परफॉर्मेंस के बारे में? कशिश जो शांति से अपनी सीट पर बैठी हुई थी, उसका सवाल सुनते ही उसने धीरे से अपनी आंखें उठाई। इसकी ब्राइट आंखें उस रोशनी में भी तारों की तरह चमक रही थी जिसमें इंडिफरेंस और प्राउड भरा हुआ था और वह उस आदमी की तरफ घूरकर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसके सवाल के जवाब देने की बजाय उसने पूछा, और आप कौन है? जैसे ही कशिश ने यह बात कही, आसपास के कुछ मेहमान अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाए और उस आदमी के चेहरे की स्माइल उसके चेहरे पर जम गई। वह एक सिंपल सेंटेंस था जिसमें कशिश बेसिकली कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, और तुम होते कौन हो जिसके सवालों का जवाब मैं दूं। इतना एरोगेंस। और वही उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया एम्बारासमेंट की वजह से, लेकिन किसी तरह उसने अपने आप को फोर्स किया खुद का कंपोजर मेंटेन करने के लिए और एक स्टिफ स्माइल के साथ बोला, मेरा नाम ललित भटनागर है और मेरी मॉम एक नोट शो फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर थी। ललित भटनागर, ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अरे ये तो एक फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर है और बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट के लिए सॉन्ग्स लिखता है। मुझे लगता है कि यह फेमस म्यूजिक इंस्ट्रक्शन सरीना का स्टूडेंट रह चुका है, राइट? सरीन ने 2 जनरेशंस को ट्रेन किया था म्यूजिक सुपरस्टार के तौर पर और भी कई सारे सेलिब्रिटीज द्वारा टेस्ट को, और ललित ही उनका इकलौता प्राइवेट स्टूडेंट था। ये सुनकर ललित के चेहरे पर जो एम्बारासमेंट थी वह तुरंत गायब हो गई और उसके चेहरे पर के एरोगेंस और प्राइड ने जगह ले ली, ऑलमोस्ट ऐसे जैसे वह कशिश को चैलेंज कर रहा हो। और कशिश, जिसे इसकी उम्मीद थी, उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तो यही बात है। अगर मिस्टर ललित को लगता है कि कियारा की पियानो स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है तो मुझे भी नेचुरली लगता है कि वह ठीक ठाक थी। उसके शांत और इंडिफरेंट डेमोनोर को देखकर ललित की भौहें आपस में सिकुड़ गई। इस मूवमेंट पर कियारा ने हंसते हुए कहा, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स सिस। ये पहली बार है जब मुझे आपकी तरफ से अप्रूवल मिला है और मैं बहुत ही खुश हूँ। कशिश ने अपनी दोनों आईब्रोज उठाए और कोई जवाब नहीं दिया। वह लोग अपने शहर में नहीं थे, वह लोग बेंगलुरु शहर में थे और ओल्ड मिस्टर वर्मा की बर्थडे पार्टी में, जो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी। यहाँ तक कि कियारा को भी पता है कि उसे अपने शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करना होगा, तो ऑब्वियसली कशिश कोई सीन क्रिएट नहीं करने वाली थी। हाँ मिस कियारा, आपने कभी कम्प्लीमेंट नहीं सुना अपनी बहन के मुंह से। मिस कशिश, क्या आपने भी उस साल कंपटीशन में भाग नहीं लिया था? क्यों ना आप कुछ अपने डिटेल थॉट इस बारे में शेयर करें। ललित ने फिर से कशिश को उकसाने की कोशिश की, मगर कशिश ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मैं शब्दों के साथ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हूँ और ना ही मैं ज्यादा बातें करना पसंद करती हूँ। वेल, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना आप हमारे लिए कुछ प्ले करके दिखा दे, हमें भी एक्सपीरियंस करने दे कि आपका अच्छा लेवल का म्यूजिक क्या होता है। कशिश ने उसकी तरफ देखा और ललित की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने 6 सालों से पियानो को हाथ भी नहीं लगाया है और ना ही सीरियसली प्रैक्टिस किया है, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं मिस्टर ललित? सब लोग उसके इंटेंशन कुछ समझ रहे थे, मगर वह लोग क्लूलेस थे कि क्यों अचानक से ललित वह ग्रैंड पियानो चैंपियनशिप जो 6 साल पहले बीत गई है उस मामले को इतना हाइप देने की कोशिश कर रहा है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि रिसेंट में ऑनलाइन ढेर सारा बज क्रिएट हुआ है इसी मामले को लेकर? जब बात आर्टिस्ट की आती है तो लोगों को अक्सर लगता है कि उनके एक्शंस काफी ज्यादा क्विकरी हैं। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।